नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राहुल गांधी झारखंड में फूकेंगे चुनावी बिगुल। आज रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। यूपी में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज बुलाई अहम बैठक। योगी ने खुद संभाली है कमान। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हलचल तेज। अमित शाह के घर से बैठक के बाद रवाना हुए फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार। उपचुनाव को लेकर कानपुर में सपा की बैठक में बवाल। अखिलेश यादव के नाम पर विधायकों में तकरार। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। जीवन साथी चुनने का अधिकार छीनता है बाल विवाह। कानून को रोक नहीं सकता पर्सनल लॉ। आज होगी जीएसटी की अहम बैठक। बीमा प्रीमियम दवाओं पर राहत तो कई वस्तुओं के महंगे होने की है उम्मीद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के साथ बुलाई बैठक। आज चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से भिड़ंत। इमर्जिंग एशिया कप 2024 में आज भिड़ेगी दोनों टीमें। मौसम फिर बदलेगा करवट। तापमान में आएगी गिरावट। कई राज्यों में होगा ठंड का एहसास। खराब हुई दिल्ली की आबोहवा। कई इलाकों में छाई धुंध। AQI 273 पर पहुंचा। अलहिया हो सकता है हमास का नया प्रमुख। गजा को घेरकर कार्रवाई कर रही इजरायली सेना। कनाडा में भारत के शीर्ष राजनयिक भी नोटिस पर। दोनों देशों के बीच लगातार खराब हो रहे संबंध। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय फिल्मों की जमकर की तारीफ। बोले हम रूस में निर्माताओं को देंगे बढ़ावा। लाहौर में कॉलेज में महिला से बदसलूकी के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। 2 दिन तक स्कूल बंद। 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। यूक्रेन से किम जोंग भी करेंगे जंग। पुतिन की मदद के लिए खुलकर सामने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति। रूस भेजे 12,000 सैनिक। दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग घोर गरीबी में जी रहे जिंदगी। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर दिए चौंकाने वाले आंकड़े। अमेरिका ने हाउती से संबंध वाले 2 भारतीयों पर लगाई रोक। 18 कंपनियों पर भी लगाया प्रतिबंध। जीरो हो गई बायजू कंपनी की वैल्यू। फाउंडर रविंद्रन ने निवेशकों को ठहराया जिम्मेदार। RBI गवर्नर ने कह दी बड़ी बात। बोले हम पुलिस नहीं बल्कि वित्तीय बाजार पर रखते हैं निगरानी। फिर मिली विमान को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा की फ्लाइट की फ्रैंकफर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्टर सलमान खान से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जानी दुश्मनी एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। सलमान खान की जान को खतरा बना हुआ है, जहां इस वक्त हर कोई सलमान की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कई लोगों ने तो उन्हें काला हिरण शिकार मामले को लेकर बिश्नोई समाज से माफी मांगने की सलाह तक दे दी है। वहीं इस मुद्दे पर अब सलमान के पिता सलीम खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सलीम खान ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मिल रही धमकियों पर रिएक्ट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि सलमान माफी नहीं मांगेंगे। सलीम खान का कहना है कि उनका बेटा सलमान बेगुनाह है। उनके बेटे ने तो कॉकरोच तक नहीं मारा। वो जानवरों से प्यार करता है। सलीम खान ने कहा कि बेवजह एक बेगुनाह माफी क्यों मांगेगा। दरअसल सलीम खान ने एक निजी मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा है और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किए गए कई तरह के दावों को खारिज किया है। सलीम खान के मुताबिक उनका परिवार किसी भी तरह की हिंसा में यकीन नहीं रखता। सलमान भी नहीं। काला हिरण शिकार मामले पर बोलते हुए सलीम खान ने कहा कि ना मैंने किसी जानवर को मारा, ना सलमान ने किसी जानवर को मारा। हमने कभी किसी कॉकरोच को नहीं मारा है। हम इन सब पर यकीन नहीं करते। मैंने सलमान से पूछा था ये किसने किया, तो उन्होंने कहा वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब घटना हुई तब वो कार में भी नहीं था और मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। हम तो बंदूक भी इस्तेमाल नहीं करते। उसको नहीं है ये सब शौक जानवरों को मारने का। जानवरों से मोहब्बत करता है वो।
वहीं सलमान को लगातार जान से मारने की मिल रही धमकियों पर सलीम खान ने कहा कि जिंदगी और मौत ये खुदा के हाथ में है। ये कुरान शरीफ में था, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी और मौत ये मेरे हाथ में है। इंटरव्यू में जब सलीम खान से सलमान खान के माफी मांगने के बारे में सवाल किया गया तब उन्होंने कहा, अगर जिंदगी और मौत इनके हाथ में है तो देखेंगे और माफी मांगो। अरे किससे माफी मांगो? माफी मांगी जाती है उससे जिसके साथ आपने कुछ गलत किया हो। चर्च में भी जब कन्फेस किया जाता है तो उससे किया जाता है जिसको आपने धोखा दिया हो। साहब, मैंने आपको धोखा दिया है, आपको दुख पहुंचाया, आपको तकलीफ दी, आपसे माफी मांगना चाहता हूं। कन्फेशन का भी मतलब ये होता है। सलीम खान ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर भी रिएक्ट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि उनकी हत्या से सलमान खान या फिर खान परिवार का कोई कनेक्शन नहीं है। सलीम खान ने कहा कि उनका परिवार सलमान और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बीच कोई संबंध नहीं देखता। परिवार का मानना है कि भले ही लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल हो, लेकिन इसका सलमान से कोई संबंध नहीं है। ये एक अलग मुद्दा है। सलीम खान के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या की वजह प्रॉपर्टी विवाद है। जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं। अब्दुल्ला इससे पहले जनवरी 2009 से जनवरी 2015 तक भी मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं साल 2014 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि इस बार पार्टी ने 42 सीटों पर जीत हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस जीत के लिए उसके वादों ने बड़ी भूमिका निभाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने और अनुच्छेद 370 को बहाल करने का वादा किया था। वहीं बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद उमर अब्दुल्ला के पिता और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये राज्य चुनौतियों से भरा है और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार वो करेगी जो उसने घोषणा पत्र में वादा किया था। ये कांटों भरा ताज है और अल्लाह उमर को कामयाब करे और वो लोगों की उम्मीद पूरी करे। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अब उमर अब्दुल्ला की सरकार सबसे पहले विधानसभा में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव लाएगी। विधानसभा से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार अंतिम फैसला लेगी। पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए केंद्र सरकार ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में बदलाव कर सकती है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कानूनी प्रक्रिया अगर बात करें तो इसके लिए संसद में एक कानून पारित कर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करना होगा। संसद से संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होने पर उसमें उल्लेखित तारीख से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद की समस्या है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में निर्णय लेगा। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा की आग धीरे धीरे शांत हो रही थी कि पूरे केस में बुलडोजर की एंट्री हो गई। यूपी लोक निर्माण विभाग ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी समेत 23 लोगों के घर पर अवैध निर्माण का नोटिस लगाया। नोटिस में निर्माण को ढहाने की बात कही गई है। हालांकि ये नोटिस ऐसे वक्त में लगाया गया जब पूरे देश में आरोपी और दोषी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है क्या बहराइच के इन 23 लोगों के घर पर सरकार का बुलडोजर चल सकेगा? गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि हम जल्दी इसे लेकर एसओपी जारी करेंगे, तब तक कोई भी राज्य बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकता। कोर्ट का कहना था कि किसी आरोपी और दोषी के घर बुलडोजर चलाना कानून को कुचलने जैसा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुली जगहों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की परमिशन दी थी। कोर्ट का कहना था कि मंदिर या सार्वजनिक जगहों से अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई एक्शन लिया जा सकता है, तो उस पर रोक नहीं है। वहीं यूपी सरकार ने बुलडोजर एक्शन के लिए नोटिस लगाया है। नोटिस में सिर्फ 3 दिन का समय लगा दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद मामला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर तय होगा कि घर गिरेगा या नहीं। इसी बीच अगर कोर्ट हरकत में आती है तो हो सकता है कि विभाग अपना नोटिस वापस ले। बता दें कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भी अंतरिम है। कोर्ट कभी भी उस पर एसओपी जारी कर सकती है। बता दें कि अगर बुलडोजर चलता है तो और ये साबित होता है कि ये कोर्ट की अवमानना है तो यूपी सरकार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अवमानना के मामले में क्या सजा हो ये कोर्ट तय कर सकता है।
अगले महीने 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जस्टिस संजीव खन्ना को सीजीआई बनाने की सिफारिश केंद्र को भेजी है। वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस खन्ना उनकी जगह सीजीआई का पद संभालेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना के 13 मई 2025 को अपने रिटायरमेंट तक इस पद पर रहने की उम्मीद है। इस तरह सीजीआई के तौर पर उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना का विशिष्ट कानूनी करियर रहा है, जो भारत के न्यायिक परिदृश्य में उनके अनुभव और महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया था। यहीं से उन्होंने कानूनी सफर की शुरुआत की थी। शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट जाने से पहले जस्टिस खन्ना 30 हजारी स्थित जिला अदालतों में प्रैक्टिस करते थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने संवैधानिक कानून, मध्यस्थता, कॉमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ और आपराधिक कानून सहित अलग अलग क्षेत्रों में प्रैक्टिस किया। उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के तौर पर काम किया। बाद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील सिविल के रूप में जिम्मेदारी को संभाला। उनकी आपराधिक कानून में भी खासी थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर कई मामलों में बहस की। अक्सर महत्वपूर्ण मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट की सहायता के लिए एमिक्स क्यूरी के रूप में कार्य किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने ऐतिहासिक योगदान दिया है। विशेष रूप से उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने की अनुमति मिली। इसमें उन्होंने लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है पीएमएलए मामलों में देरी होने पर यह जमानत का वैध आधार हो सकती है। जस्टिस खन्ना ने उस बेंच को भी नेतृत्व किया है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम में डाले गए वोट के 100% वीवीपैट सत्यापन के अनुरोध का स्वीकार किया था। इतना ही नहीं, बिल्किस बानो मामले में दोषियों की ओर से मांगी गई अंतरिम जमानत की याचिका पर जस्टिस खन्ना ने सुनवाई करने से ही मना कर दिया था और दोषियों की याचिका को गलत बताते हुए रिहाई देने से मना कर दिया था। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने हिजाब विवाद को भी सुलझाने में उनकी अहम भूमिका रही है। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाली उस पीठ में शामिल थे जिससे उन्हें इस साल की चुनावी बॉन्ड योजना का असंवैधानिक घोषित कर दिया था। जस्टिस खन्ना 5 न्यायाधीशों वाली उस पीठ में भी शामिल थे जिसने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का फैसला बरकरार रखा, ये निर्धारित करते हुए कि यह अनुच्छेद है। हालांकि भारत की संघीय संरचना का एक अनूठा पहलू है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लिए समरूपता का संकेत नहीं देता। कानून के अलग अलग क्षेत्रों में एक समृद्ध पृष्ठभूमि और न्यायिक सेवा के प्रति समर्पण के साथ जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस खन्ना वर्तमान में अलग अलग पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा करने वाली एक पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामलों में उनके चल रहे प्रभाव को संकेत है। 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सीजीआई चंद्रचूड़ को एक पत्र भेजा था जिसमें उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम देने का अनुरोध किया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। परंपरा के मुताबिक कानून मंत्रालय सीजीआई के रिटायरमेंट से लगभग 1 महीने पहले उन्हें पत्र लिखता है जिसमें उनके उत्तराधिकारी का नाम मांगा जाता है। इसके बाद वर्तमान सीजीआई मंत्रालय को सिफारिश भेजते हुए अपना जवाब देते हैं। मौजूदा सीजीआई की सिफारिश के बाद सरकार की ओर से जल्दी ही जस्टिस खन्ना को 11 नवंबर से अगले सीजीआई के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है। हमास चीफ याह्या सिनवार को मारे जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। याह्या सिनवार को सिर पर गोली मारी गई थी जिसके कारण वो मारा गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि याह्या सिनवार के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। इजरायली पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर शेन कुगेल ने कहा है कि सिनवार को दूसरी गंभीर चोटें आई हैं जो संभवतः एक टैंक शेल या मिसाइल से हुआ। उन्हें विश्वास है कि याह्या सिनवार की मौत सिर में लगी गोली से हुई है। सिनवार जिस बिल्डिंग में था उसे टैंक से उड़ाते हुए इजराइल ने नया वीडियो भी जारी किया है। उसकी एक उंगली भी गायब थी जिसे डीएनए टेस्ट के लिए इजरायली सैनिकों ने काटा था। इजरायली सेना ने पहले कहा था कि एक टैंक की ओर से इमारत पर गोले दागे गए जिसके बाद सिनवार की मौत हो गई थी। इसमें वो पहले ही घायल हो चुका था। हालांकि इजरायली सेना ने अपने सैनिकों की ओर से की गई गोलीबारी के बारे में कुछ नहीं कहा था। इस मामले में डॉक्टर कुगेल ने कहा, मौत का कारण सिर में गोली का घाव है। उसके सिर में गोली लगी जिससे ब्रेन में चोट आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुगेल ने ही सिनवार के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए। कुगेल के निष्कर्षों पर आईडीएफ के एक प्रवक्ता ने कहा है कि याह्या सिनवार और इजरायली सेना के बीच फायरिंग हुई थी। इजरायली सेना ने टैंक का गोला दागकर लड़ाई को खत्म किया। सेना अभी भी घटना के सभी विवरण को जानने के लिए काम कर रही है। कुगेल सिनवार के शव की जांच के कारण अपने विश्लेषण पर भरोसा जता रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, मैं वही बातें कह रहा हूं जो मैंने शव पर पाया। उसे कई और चीजों से चोटें लगी
जैसे उनके दाहिने बाह के हिस्से में धमाके की चोट, उसके बाएं पैर या जांघ पर मलबे के गिरने से लगी चोट, कई छर्रे जो उसके छाती में घुस गए, इससे उसे गंभीर चोट आई, लेकिन मरने का कारण सिर में लगी गोली ही है। हमास नेता याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि गुरुवार यानी कि 17 अक्टूबर को इजरायली अधिकारियों ने की। बाद में हमास ने भी इसकी पुष्टि कर दी। हालांकि उनके डेड बॉडी के साथ क्या किया जाएगा, उसे कहाँ रखा जाएगा और भविष्य में इसका क्या हो सकता है, इस बारे में सवाल अभी भी बने हुए हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।